जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसमें रासायनिक सूत्र के बारे में। तो तत्वों, अणुओं और यौगिकों को सरलतम रूप में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक सूत्र का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, तो आंसर होगा तत्वों अथवा अणुओं अथवा यौगिकों का हम क्या करते हैं, सरलतम रूप में यदि हम उनको प्रदर्शित कर रहे हैं तो वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक सूत्र कहलाती है। आगे है इसमें रासायनिक सूत्र की परिभाषा। तो किसी अणु या यौगिक में उपस्थित तत्वों और उनके परमाणुओं की संख्या व उनके अनुपात का परस्पर संयोजन क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है। जैसे नीचे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र लिखे हुए हैं, उनके बारे में हम इसमें चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला लिखा हुआ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वह NaHCO3 होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से पढ़ते हैं। दूसरा है इसमें धावन सोडा। धावन सोडा को Na2CO3। तो इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हैं, अलग अलग तत्व हैं और इनकी अलग अलग संख्याएं हैं और इनका एक निश्चित अनुपात है, जिससे इनका क्या बना है, ये रासायनिक सूत्र। तो इसको कहते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है धावन सोडा। अगला है इसके बाद साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे आप NaCl के नाम से पढ़ते हैं। अगला है इसमें शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को अपन बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। वो भी कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। शादी ब्याह में जो मटके में जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, हमारा शुष्क अवस्था का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें गर्म पानी को मिलाया जाता है तो क्या निकलती है उसमें CO2। तो यदि आपसे शुष्क बर्फ का फॉर्मूला पूछा जाए तो आंसर होगा ठोस अवस्था का CO2। अगला इसमें दिया हुआ है मार्स गैस। मार्स गैस को हम मीथेन के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है CH4 के बराबर। अगला है इसमें जंग। लोहे में जब जंग लगती है तो उसका जो रंग होता है वह कैसा हो जाता है, जंग का रंग भूरे रंग का होता है और इसका सूत्र होता है Fe2O3, जिसे आप फेरिक ऑक्साइड के नाम से पढ़ते हो। आगे है चूना। चूना को आप बिना बुझा हुआ चूना भी कह सकते हैं। यदि CaO कैल्शियम और ऑक्साइड एक साथ जोड़ के लिखे गए तो उसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं और यही हमारा बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है। अगला इसमें दिया हुआ है चूना पत्थर। मतलब संगमरमर को हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं और ये होता है कैल्शियम का कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, CaCO3 अर्थात चूना पत्थर कहते हैं। अगला है बुझा हुआ चूना। मतलब ये बिना बुझा हुआ है क्योंकि इसमें पानी नहीं मिला है और यदि उसी में अपन पानी मिला देते हैं तो कहलाता है बुझा हुआ चूना। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस क्या कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना कहलाता है। इसी का प्रयोग हम दीवालों पर रंगने के लिए करते हैं। ठीक है। अगला है इसमें हास्य गैस। हास्य गैस को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। अगला दिया है इसमें अश्रु गैस, जिसे आप कहते हैं टीयर गैस। ये क्या होती है, क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2 क्या कहलाता है, क्लोरोपिक्रिन कहलाता है और इसका प्रयोग पुलिस के द्वारा भीड़ को, अनियंत्रित जो भीड़ है उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। अगला लिखा हुआ है यहाँ पे सिरका। सिरका होता क्या है, वास्तविकता में एसिटिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। मतलब CH3COOH क्या कहलाता है, हमारा सिरका कहलाता है। अगला यहाँ पे दिया हुआ है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल का मतलब होता है C5H4N4O3 और ये यूरिक अम्ल जब हमारे घुटनों के जोड़ों पर या हमारे शरीर के जितने भी जोड़ हैं, यदि उन जोड़ों पर ये जम जाता है तो शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है गठिया।
जिसे आप बोलते हैं गाउट। और ये कब कब होता है? जब जोड़ों में हमारे क्या जम जाए? यूरिक अम्ल जम जाता है, तो उसी की वजह से क्या होता है? गाठिया रोग होता है। अगला दिया है इसमें एंटी एसिड, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। जब कभी भी पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। क्या कहलाता है? एंटी एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसे हम जानते हैं। आगे है अनाज का एल्कोहल। तो अनाज को सड़ा के जब उससे एल्कोहल बनाया जाता है तो उसे हम एथेनॉल के नाम से जानते हैं, जो कि C2H5OH होता है। अगला इसमें दिया हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज के को हम हिंदी में शर्करा कहते हैं, और ये होता है C6H12O6। ठीक है। आगे है इसमें रासायनिक सूत्र के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है मूलानुपाती सूत्र। इसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला भी कहते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के जो परमाणु हैं उनका जो सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसका मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। इस परिभाषा की सहायता से हम इसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक यौगिक है। इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। अर्थात जब हम इसका मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे तो कार्बन के अणुओं की संख्या 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 परमाणु, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो इनको सरल करके लिखना, तो 6 को आप काटेंगे तो कितना आएगा? 1, 12 को काटेंगे तो 2, 6 को काटेंगे तो 1। तो अंततः क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा? CH2O के बराबर। जैसा कि नीचे एक और लिखा हुआ है ब्यूटेन। तो ये लिखा हुआ है ब्यूटेन, जो कि एक यौगिक है। इसका अणुसूत्र ये लिखा है C4H10। तो कार्बन के परमाणु हैं 4, हाइड्रोजन के हैं 10। तो 2 से सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो कार्बन की संख्या आएगी 2 और हाइड्रोजन कितने आएंगे? 5। इससे और अधिक ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो ब्यूटेन का जो मूलानुपाती सूत्र होगा वह क्या हो जाएगा? C2H5 के बराबर। ठीक है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। दूसरा सूत्र का प्रकार है तो उसका नाम है अणु सूत्र, जिसे आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। तो किसी यौगिक का अणु सूत्र उसके एक अणु में उपस्थित सभी तत्वों और उनके परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो किसी भी यौगिक का जो अणु सूत्र होता है तो उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं या जितने भी तत्व हैं तो उनकी की संख्या को लिखना, केवल सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल संख्या को लिखना क्या कहलाता है? उसका अणु सूत्र कहलाता है। जैसे जल, जल क्या होता है? H2O। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। तो यही इसका क्या कहलाएगा? अणु सूत्र कहलाता है। यदि मैं एक और यहाँ पे लिखूं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH4, जिसे आप क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है? 1 के बराबर। और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 4। तो यही संख्या इनका क्या कहलाती है? अणु सूत्र कहलाती है। ठीक है। आगे है संरचनात्मक सूत्र, जिसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो किसी रासायनिक यौगिक की आणविक संरचना का चित्रात्मक निरूपण, मतलब जो भी हमें अणु सूत्र लिख के दिया हुआ है उसको यदि आप चित्र के रूप में दर्शाते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है? संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मीथेन, फॉर्मूला होता है CH4। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वह होती है 4, मतलब कार्बन के चारों ओर ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। चारों को खोल के लिख दिया। ये जोड़ के लिखा है, इसको खोल के लिखना क्या कहलाता है? उसका चित्रात्मक निरूपण। जल ऐसे लिखा हुआ H2O, यहाँ से O लिखा, H को अलग लिखा, O को अलग लिखा। तो ये वाला जो इतना इतना सूत्र है क्या कहलाएगा? इसका संरचनात्मक सूत्र कहलाता है। परिभाषा याद रखेंगे तो उससे इसको बनाने में क्या हो जाएगी? हमें थोड़ी सी
आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें लिखा है इथेन के बारे में, तो फॉर्मूला होता है C2H6, कार्बन 2 है, ये रहे 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका क्या कहलाएंगे, सभी के सभी हमारे संरचनात्मक सूत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे है कि किसी भी यौगिक के जो अणु सूत्र होते हैं और उसके जो मूलानुपाती सूत्र होते हैं, उन दोनों का जो अनुपात होता है वह सदैव एक सरल गुणक होता है। इसका मतलब है इन दोनों का रेशियो हमेशा n बराबर, मान लीजिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन। मतलब ये वैल्यू कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो आप इसमें याद रखेंगे कि अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का अनुपात सदैव एक सरल गुणक के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे हैं इसमें कुछ नोट, जिसमें लिखा गया है कि किसी तत्व के जो रासायनिक संकेत होते हैं उन्हें सबसे पहले वर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा विकसित प्रणाली के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किसी भी तत्व के रासायनिक संकेत किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखे गए थे, तो आंसर हो जाएगा वर्जीलियस। और इनकी इस विकसित प्रणाली के अनुसार जो पहला बिंदु है वह इस प्रकार से है कि किसी भी तत्व के अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नाम का जो प्रथम अक्षर होता है वही उस तत्व का क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो HYDROGEN, तो उसका जो कैपिटल लेटर होता है पहला वाला, और जो लेटर होगा वह कैसा होगा, हमेशा इसमें कैपिटल, तो उसको क्या कहलाएगा, वो रासायनिक संकेत। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F, कार्बन का C, और नीचे एक और दिया हुआ है ऑक्सीजन का O। तो किसी भी तत्व का जो पहला वाला लेटर होगा वो भी कैसा, कैपिटल, उसका क्या कहलाता है, रासायनिक संकेत कहलाता है। और ये किस भाषा का होता है, अंग्रेजी, फ्रेंच या फिर जर्मन का। ठीक है, आगे है इसी प्रणाली पर आधारित दूसरा बिंदु, यदि दो या दो से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होते हैं तो उस कंडीशन में तो समस्या आ जाएगी। जैसे बेरियम का बी से शुरू हो रहा है और ब्रोमीन का भी किससे शुरू हो रहा है, बी, तो होना क्या चाहिए फिर आंसर इसका बी और इसका भी बी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस स्थिति में उन्होंने क्या किया, तो पहला वाला जो लेटर होगा इस तत्व का वह होगा कैपिटल में, और इसके बाद जो लेटर होगा वह कैसा लिखा जाएगा, इसमें स्मॉल में। तो इसी प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, संकेत को डिसाइड करते हैं। तो जब ऐसे तत्व जिनका पहला वाला लेटर सेम सेम है तो उस कंडीशन में पहले लेटर को कैपिटल और दूसरे वाले को स्मॉल करके लिखा जाता है। जैसे बेरियम का BA और इसका दूसरा लेटर क्या ए, तो BA, ब्रोमीन का BR, कैल्शियम और क्लोरीन के सेम सेम है C और C, तो कैल्शियम का कर दिया Ca और क्लोरीन का कर दिया C और इधर पीछे वाला L यहाँ पर स्मॉल लिखा गया है। इसी प्रकार से नीचे एक और दिया हुआ है हमें इसमें मैग्नीशियम का Mg और मैग्नीज का Mn, तो इस बात को भी आप इसमें याद रखेंगे। आगे है इसी प्रणाली पर आधारित तीसरा बिंदु, तो कुछ तत्वों के जो संकेत हैं उनके लैटिन नामों के आधार पर लिखे जाते हैं। लैटिन एक भाषा है, उसके आधार पर इनको लिखा जाता है। जैसे तत्व का जो सामान्य नाम है वह क्या है, सोडियम। ठीक है, होना क्या चाहिए, SO, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सोडियम का जो लैटिन नाम होता है वह क्या होता है, नेट्रियम, और नेट्रियम का क्या ले लिया Na। तो सोडियम का जो सिंबल है, रासायनिक संकेत है, वह लैटिन भाषा में लिखा गया है। इसी प्रकार से तांबा को हम बोलते हैं कॉपर, होता सिंबल क्या है, Cu, क्योंकि ये क्या होता है, क्यूप्रम, Cu हो जाएगा। चांदी का क्या होता है, सिल्वर, ये क्या पढ़ते हैं, अर्जेंटम का क्या लेते हैं ये लोग, Ar। लोहा का क्या होता है, आयरन, और इसका लैटिन नाम होता है फेरम, तो फेरम का क्या लेते हैं, ओनली Fe। इसी प्रकार से सोना, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड को ये बोलते हैं औरम। ठीक है, तो इसका ओनली क्या लेते हैं, Au। तो इस प्रकार से कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका सामान्य नाम ना लिख के उनके लैटिन नाम के आधार पे उनके संकेतों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब आगे है इसमें रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है,
तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तरफ अभिकारक और अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके दूसरी तरफ उत्पाद सी और डी का निर्माण करते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसकी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ए और बी हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक, या इन्हीं का नाम होता है रिएक्टेंट। और जो यहाँ पर बनता है उसे आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो इसी का नाम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया। आगे है प्रभावित करने वाले कारक। किसको, रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो पहला कारक दिया गया है वह क्या है, अवस्था में परिवर्तन। किसकी अवस्था में, अभिकारक की अवस्था में। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो उस समय उसके अभिकारक की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन। अर्थात यदि अभिकारक ठोस अवस्था में है तो कई बार क्या होता है, वो ठोस में ही रहता है, नहीं तो परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, वो द्रव अवस्था में, नहीं तो काय में चला जाता है, फिर वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा बिंदु है कि अभिकारक से प्राप्त उत्पाद के रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तीसरा है इस अभिक्रिया में जब होती है तो उसमें गैसों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। साथ ही साथ तापमान में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। और एक विशेष प्रकार का अवक्षेप बनता है जिससे अपन बोलते हैं प्रीसिटिपेशन। ठीक है, सफ़ेद रंग का एक पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में नीचे बर्तन की तली में बैठ जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, अब आगे है इसी में कि रासायनिक अभिक्रिया तब तक संभव होती है जब अभिकारक के परमाणुओं के मध्य नए रासायनिक बंध बनते हैं और पहले से जो बंध बने हैं वो क्या होते हैं, उसमें टूटते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट लिखा है, रिएक्ट करता है ये BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे Na जुड़ा हुआ है SO4 के साथ, तो यहाँ पे बंध अलग हैं। तो ये बंध जब आपस में टूटेंगे तो फिर नए के साथ जुड़ेंगे, तो यहाँ पे ये नए के साथ Cl के साथ जुड़ गया, तो क्या बना दिया, NaCl। तो पुराने बंध जब टूटते हैं और जब नए बंध बनते हैं तो उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और तभी ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संभव होती है। ठीक है, अब आगे है इसमें रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक सूत्रों को या रासायनिक सूत्रों को योजक और वियोजक, मतलब एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव चिन्ह और अन्य प्रतीकों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया में लिखना या संक्षिप्त रूप से निरूपण करना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है जब हम दो अभिकारकों को आपस में लिखते हैं तो बीच में साइन लगाते हैं प्लस का और बीच में लगाते हैं एक तीर का निशान और उत्पाद बनता है तो क्या लेते हैं, C+D। तो जितने भी उसमें हम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसका रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है अभिकारक और दूसरा पक्ष क्या होता है, उत्पाद। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन रिएक्टेंट और दूसरा क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट। आगे है दोनों भाग एक दूसरे से एक तीर के द्वारा क्या रहते हैं, पृथक रहते हैं। मतलब A और B अभिकारक इस तरफ रहेगा और C और D उत्पाद इस तरफ, और बीच में क्या लगा होता है, एक तीर लगा होता है। आगे है कि सभी अभिकारकों को तीर से पहले जोड़कर लिखा जाता है, मतलब ये A+B ये कहाँ लिखें, इस तीर से पहले की तरफ, और सभी उत्पादों को तीर की ओर, ये तीर का जो एरो है इसकी तरफ C+D करके लिखा जाता है। ठीक है, आगे है अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये जोड़ के लिख देना अणु यहाँ पर। अणु उत्क्रमणीय क्रियाओं को एक तीर के द्वारा और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को दो तीर के द्वारा, जिसमें पहले वाले तीर का नाम होता है अग्र और पीछे वाले तीर का नाम क्या होता है, पश्च, द्वारा दर्शाते हैं। ये हो जाएगा हमारा इरिवर्सिबल और ये रिवर्सिबल। तो इसको एक तीर से और इसको दो तीर के द्वारा क्या करते हैं, अपन दर्शाते हैं। अगला है अभिक्रिया में अवशोषित ऊष्मा की जो मान है या जो मात्रक है, उसका जो भी मान लिख रहे हैं उसे अपन ऋण चिन्ह की सहायता से दर्शाते हैं। यदि कोई एक ऐसी अभिक्रिया हो रही है जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जा रहा है तो उसके मान को हमेशा माइनस चिन्ह के साथ में लिखते हैं। और यदि किसी
भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उसके मान को प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, आगे है कि जिस क्रिया में ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्माशोषी। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखना है। आगे है किसी अभिकारक को सामान्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता लगती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ या उस अभिकारक की संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा गया था कि संक्रियण ऊर्जा किससे संबंधित है, तो आंसर होगा अभिकारक से संबंधित। इसमें क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक को उसकी सामान्य अवस्था से उसे उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए, मतलब वो डीएक्टिवेट है, उसे एक्टिवेट यदि करवाना है तो उसे हमें ऊर्जा कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। तो जो ऊर्जा आप उसे दे रहे हैं उसी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी, या फिर उसी का नाम होता है संक्रियण ऊर्जा। ठीक है, दूसरा बिंदु है इसी में आगे कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित सभी बंधनों को तोड़कर अणुओं को परमाणुओं में परिवर्तित करने के लिए जो भी ऊर्जा की आवश्यकता लगेगी वह उस पदार्थ की बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो यौगिक हमारे पास हैं उन यौगिकों को छोटे छोटे अणु या उनके परमाणुओं में तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे बंधन क्या होंगे, टूटेंगे और नए बंधन बनेंगे। तो तोड़ने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आगे है बंधन ऊर्जा को किलो जूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक ऊर्जा के जो अणु हैं उनकी जो बंधन ऊर्जा होती है उसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो आंसर हो जाएगा किलो जूल प्रति मोल के बराबर। अगला है बंधनों का टूटना ऊष्मा शोषी और बंधनों का बनना या नए बंधनों का बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये बात भी आप इसमें याद रखेंगे। आगे दिया हुआ है कि किसी पदार्थ में उपस्थित कुल बंधनों की कुल ऊर्जा, मतलब उसमें जितने भी बंधन बने हुए उन सभी की ऊर्जा क्या कहलाती है, उस पदार्थ की कुल ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है एक और पॉइंट जिसमें कहा गया है कि यदि नए बंधन के निर्माण में होने वाली मुक्त ऊर्जा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया बंधन बन रहा है तो उसके निर्माण में होने वाली मुक्त ऊर्जा, क्योंकि ऊपर पढ़ के आए थे अपन कि जब नए बंधन बनते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो फिर लगाएंगे आप कॉमा, तो पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से यदि अधिक है, नए बंधन के निर्माण में मुक्त ऊर्जा यदि पुराने बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अधिक होती है तो वो पूरी की पूरी जो रासायनिक अभिक्रिया है वह एक ऊष्माक्षेपी होती है। और यदि मान लो यही तोड़ने वाली आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाए, उससे कम हो जाती है इस वाली मुक्त ऊर्जा से, तो उस ऊर्जा रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है हमारे एग्जाम के लिए। आगे इसमें लिखा गया है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके पूरी होती हैं उन्हें अपन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आगे की क्लास में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या जाना कि अणुसूत्र क्या होते हैं और हमारे विभिन्न प्रकार के रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, साथ ही साथ इसमें हमने रासायनिक समीकरण के बारे में भी जाना। ठीक है, इस क्लास से संबंधित जो पीडीएफ होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।